वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हम अभी कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री कवर की थी, फिर हमने मेडिवल हिस्ट्री कवर की थी, और उसके बाद अभी जो है हम तत्काल में क्या पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से ही बनते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथियों को। चरमपंथी जो थे कांग्रेस नेता के गरम दल के लोग, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से भी जाकर उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे वीडियो लेक्चर्स की, तो वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इसके अलावा फेसबुक में एबी स्टडीज नाम से हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या और अपडेट्स आपको आसानी से जल्द प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे व्यक्ति के बारे में जो सत्य और अहिंसा की मसाल लेकर साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकने में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसके बारे में, तो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे उनका उदय हुआ था भारत में, कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए सबसे पहले क्या है, तो गांधी जी के बारे में एक बैकग्राउंड, ये पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं क्या था। तो सभी को पता है 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता कौन थे, तो मोहनदास उनके पिता थे। माता कौन थी, तो माता थी पुतलीबाई, और पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। किनकी, तो महात्मा गांधी। तो ये सारी बातें सभी जानते हैं। इसके अलावा लंदन में पढ़ने गए थे वकालत, वहां से बैरिस्टर बनकर वापस आए थे। भारत में कुछ खास चले नहीं, दुकान जल्दी बंद हो गई उनकी। चल जाते हैं साउथ अफ्रीका, और वहां लेकिन कमाल कर दिया। पहला सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया था, वहां पर ब्रिटिशर्स की खटिया खड़ी कर दी थी। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वहाँ भी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, वो भी पूरी तरीके से भारत की तरह ब्रिटिशर्स के अधीन था। और वहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो है, रंग भेद काफी ज्यादा था। गोरे कालों का भेद किया जाता था, गांधी जी के साथ भी हुआ था। क्या हुआ था, एक अच्छी कहानी है इसके पीछे। तो कहानी ये है कि ट्रेन में सफर करते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट क्लास का टिकट लेके चढ़ जाते हैं फर्स्ट क्लास पे, और सारे उसमें अंग्रेजी रहते हैं। तो ये तो क्योंकि भारतीय रंग से उनके हिसाब से काले थे, तो इनको क्या किया जाता है, जबरदस्ती उठा के जो है, दुबले पतले छोटे से तो थे ही, उठाया जाता है और ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है गोरों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, इनकी खोपड़ी जो है घूम जाती है। खोपड़ी घूम जाती है कि टिकट होते हुए मेरे को बाहर फेंक दिया, ऐसा क्या भाई। तो वहां से आता है गुस्सा, और फिर ये कसम खाते हैं, ब्रिटिशर्स को सीधी चुनौती दे देते हैं कि तुम्हारे साम्राज्य को तो मैं मिटा कर रहूंगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका में शुरू होता है सत्याग्रह का सिलसिला। वहां पर सत्याग्रह करते हैं शुरू, और ब्रिटिशर्स को जो है वहां से हटाने में सफल होते हैं कौन, तो महात्मा गांधी। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि एम के गांधी जो है वो भारत वापस आते हैं कब, तो 9 जनवरी 1915 को वो भारत आते हैं। कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में लगभग ये 20 सालों तक रहे थे। ये साउथ अफ्रीका गए कैसे थे, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब लंदन से वकालत पढ़कर आते हैं गांधी जी इंडिया भारत वापस, तो बॉम्बे में पहले बनते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में बनते हैं वकील। तो और उतना ज्यादा इनका मन लगता नहीं था वकालत में, बैठ के खाली मक्खियां मारा करते थे, तो कुछ काम बन नहीं रहा था। फिर क्या होता है, इनका एक दोस्त हुआ करता था, वो इनको बुला लेता साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके काम काज चलते थे, तो वहाँ की जो लेबर और वर्कर्स की हालत थी वो काफी खराब थी। तो उसी के लिए जो है गांधी जी को वहां बुलाया गया था। और कैसे लेके गया था, तो कंपनी का लीगल एडवाइजर बनाकर, यानी कि पोस्ट थी महात्मा गांधी की, क्या तो लीगल एडवाइजर, उस पोस्ट पे जाते हैं। उसके बाद फिर वही कहानी होती है, ट्रेन से फेंक दिया जाता है तो माथा घूम जाती है इनका, और फिर उसके बाद जो है सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं साउथ अफ्रीका में। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत। इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, या एनआरआई डे भी मनाया जाता है। अब देखिए क्या है, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय के साथ हुए भेदभाव के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, और वह एक सम्मानित नेता के रूप में उभरे थे। अभी हमने बात की कि दक्षिण अफ्रीका में दिमाग घूम जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बोलते हैं तो काफी खत्म आदमी है। तो उसके बाद जो है वहाँ सत्याग्रह शुरू किया, वही चीज लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है अगली बात इनके बारे में क्या जानना है, तो साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने अपने सत्याग्रह की जो इनकी टैक्टिक्स थी, जो रणनीति थी, वो वहीं पर इन्होंने डेवलप किया था। एक बार करके देखा तो देखा कि सफल हो गया, दूसरी बार किया फिर भी सफल हो गया। तो बोले कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, सत्य और अहिंसा का साथ देकर
प्रोटेस्ट करना। फिर क्या है, भारत में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण बिहार में अपना पहला विद्रोह किया था। सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन दोनों बनते हैं, एग्जाम में सीधा ये भी पूछता है कि गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कब किया गया था। तो वो जो है उस वक्त जो है तो कहाँ किया गया था, अगर ऑप्शन आएगा पहला सत्याग्रह तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। अगर भारत में पूछा जाएगा कि पहला कहाँ पर किया था, तो वो किया था चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था। अब कैसे हुआ था, तो जब महात्मा गांधी 1915 में वापस आते हैं तो हालत तो इनको पता थी, तब तक जो है पूरे विश्व में ये बात फैल गई थी कि ब्रिटिशर जिस भी देश में जाते हैं व्यापार करने, वहाँ अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और काफी हालत जो है बद से बदतर कर देते हैं। तो उसके बाद जो है गांधी जी वापस आए, सारी जानकारी इनको लगभग लगभग तो थी। इनके पास आते हैं कौन, तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला आते हैं और इनको निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कहाँ, तो चंपारण जाने के लिए। क्यों जाने के लिए, तो वहां पर जो है किसानों की हालत काफी खराब थी। किसानों की हालत खराब इन द सेंस ये कि ब्रिटिशर्स जो है जबरदस्ती फार्मिंग करवाते थे, किसकी, तो इंडिगो की। इंडिगो क्या, तो इंडिगो से बनती है डाई, जो उजाला आता है आजकल, उजाला और नील जो आते हैं वही इंडिगो, उसकी खेती जबरदस्ती करवाया करते थे। अब क्यों करवाते थे, तो क्योंकि इंडिगो की डिमांड भारत में काफी थी, और चाइना उस वक्त जो है भारत का सबसे बड़ा राइवल था ब्रिटिश का इंडिगो के मामले में। वहां भी काफी इंडिगो उपजाई जाती थी। तो क्योंकि इंडिगो की खेती चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था, ये एक कैश क्रॉप थी, सीधा बेचते थे सीधा कमाते थे। और साथ ही साथ भारत के जो कपास थे, जो कॉटन थे, रेशम की जो कपड़े हुआ करते थे, उसकी डिमांड भी बाहर में बढ़ने लगी। तो अब कपड़े जाएंगे तो कपड़ों को रंगने के लिए डाई चाहिए होगा, तो इसीलिए जो है अधिक से अधिक इंडिगो की फार्मिंग के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। किसके द्वारा, तो जमींदारों द्वारा, जो भी लोकल नेता हुआ करते थे उन सबके द्वारा काफी प्रेशराइज किया जाता था किसानों को। तो इसी के विरोध में जो है राजकुमार शुक्ला जाते हैं गांधी जी के पास, गांधी जी से मिलते हैं और इनको आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए और वहां पर हालत देखने की लोगों की। तो उसके बाद जो है पहुंच जाते हैं गांधी जी चंपारण। लेकिन क्या होता है, चंपारण पहुंचते समय इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि एक बड़ा नाम थे, साउथ अफ्रीका में कमाल करके आए हुए थे, झंडे गाड़ दिए थे इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपने नाम के, सत्य और अहिंसा के साथ ही। तो ब्रिटिशर्स को जो है पहले से पता था, वो समझ गए थे कि ये आदमी वहां जाएगा तो फिर से अनशन पर बैठेगा, दिमाग खराब कर देगा, सत्याग्रह होगा, हम लोग को बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, गांधी जी को जो है चंपारण में घुसने ही नहीं दिया जाता, सरकार द्वारा इनको रोक दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भी जाते हैं, ये आदत से मजबूर, जो मना किया जाए बचपन से वही करते थे महात्मा गांधी, जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है इनके खिलाफ, मतलब समन जारी कर दिया जाता है। अब समन क्या, तो एक लीगल नोटिस जो कोर्ट द्वारा भेजा जाता है या किसी अथॉरिटी द्वारा भेजा जाता है पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। तो समन जारी कर दिया जाता है इनके खिलाफ। उसमें लेकिन क्या होता है, मामला इतना गड़बड़ा जाता है कि गांधी जी तो चुपचाप से जाते हैं वहां पर, अपनी बात को रखते हैं कि, तो क्या होता है, इनको तो बुला लिया जाता है पूछताछ के लिए, पहले ही चंपारण में आने से रोक लिया जाता है। तो तब तक लेकिन क्या होता है, गांधी जी जो है एक बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने में का सफलता इनको हासिल हो गई थी। जब ये पुलिस चौकी में जाते हैं पूछताछ के लिए, तो इनके पीछे पीछे लगभग 2000 जो स्थानीय निवासी थे वो इनके पीछे पीछे चल जाते हैं और चौकी को पूरे तरीके से घेर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स की हालत टाइट हो जाती है, खौफ से उनका हाथ पैर जो है फूलने लग जाता है। तो फिर देखते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ इनके पीछे है, तो मतलब ऐसे तो इनको हम लोग पकड़ कर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। तो उसके बाद क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, जो जितने भी चार्ज लगाए जाते हैं वो वापस ले लेते हैं। और इसके अलावा जो तिनकठिया प्रणाली थी उसको भी वापस ले लेते हैं, क्योंकि अनशन पे बैठ गए थे गांधी जी, बैठ गए थे धरने पे और उसके बाद उठ ही नहीं रहे थे। और तिनकठिया सिस्टम जो थी उसमें होता क्या था, तो मान लीजिए 4 भाग की आपकी भूमि है, तो 1, 2 और 3 इस भाग पर जो है वो नील उगाया जाएगा, और एक भाग पर जो है अपनी मनमर्जी का कोई भी अनाज या सब्जी वगैरह उगाया जा सकती है। तो ये थी कहानी तिनकटिया सिस्टम के बारे में। तो अब क्या हुआ, तो चंपारण में आंदोलन, तो 2000 लोकल जो इनके पीछे पीछे चल गए, ब्रिटिशर देख के काफी डर जाते हैं और रिहा कर देते हैं किसको, तो महात्मा गांधी को। अब इसके बाद यहाँ से जो है, यहाँ से शुरुआत होती है गांधीयन एरा की, मतलब गांधी का जो टाइम पीरियड था असल में वो शुरुआत होता है यहाँ से,
खेड़ा आंदोलन से। इसमें अब क्या, तो क्योंकि जेल जा चुके थे तो इनका दिमाग और घूम चुका था, वकील तो थे ही, केस सोचने लगे कैसे फंसाया जाए। फिर लास्ट में इनको एक ही रास्ता दिखता है, सत्याग्रह करना। सत्याग्रह करते हैं और उससे सरकार जो है पूरी तरीके से इनकी बात मान लेती है और हार जाती है। उसके बाद जो है अगला जो इनका सत्याग्रह था, जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखिए इन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे। पहला था चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। 3 आंदोलन किए थे स्टार्टिंग फेज में महात्मा गांधी ने, जो तीनों के तीनों ही सक्सेसफुल हुए थे। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है कि उस समय क्या था, काफी प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था, तो प्लेग। अब उससे क्या है, जाने जाने लगी, हालत गंभीर, और दवाइयाँ ववाइयाँ के जो खर्चे हुआ करते थे वो काफी ज्यादा हुआ करते थे। तो इसीलिए जो है, जो वर्कर्स थे, जो राज्य गुजरात के जिले में जो भी किसान हुआ करते थे, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल के मालिक थे और वहाँ के वर्कर थे, उनके बीच में एक डिस्प्यूट होने लगा। वर्कर कहते थे कि हमको जो है 35% हाइक चाहिए और प्लेग के लिए बोनस चाहिए। तो मालिक जो भी थे वो क्या राजी हुए, तो वो राजी हुए थे कि हम बोनस दे देंगे लेकिन हाई कभी नहीं दे सकेंगे। तो उसमें क्या है, वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं और नतीजा फाइनली ये निकलता है कि जो मालिक रहते हैं मिल के, वो तैयार हो जाते हैं किसके लिए, तो बोलते हैं कि प्लेग बोनस भी देंगे और हाइक भी देंगे 35% का। तो इसमें होता क्या है, जब गांधी जी चंपारण से वापस लौटते हैं तो कुछ दिन तो आराम से बैठते हैं, 1 साल तक। उसके बाद इनको खबर मिलती है अहमदाबाद मिल के बारे में कि यहाँ पर जो है वर्कर्स की हालत बद से बदतर होते जा रही है, इसीलिए आपको कुछ करना होगा। ऐसा इनको जो है आमंत्रण किया जाता है, कहाँ जाने के लिए, अहमदाबाद। महात्मा गांधी जाते हैं अहमदाबाद, वहाँ जायजा लेते हैं मामले का। फिर उसके बाद जो है मिल मालिकों के खिलाफ बैठ जाते हैं अनशन पर। यह पहला बार था जब महात्मा गांधी ने अनशन और सत्याग्रह दोनों एक साथ किया था। तो बैठ जाते हैं अनशन पर। और उसके बाद क्या है, तब तक जो है साउथ अफ्रीका में तो गांधी जी का नाम था ही तगड़ा, एकदम खतरनाक टाइप के लीडर के रूप में वहां उनको जाना जाता था। ब्रिटिशर्स बहुत डरते थे इनसे। वैसे ही भारत में भी चंपारण सत्याग्रह हो चुका था। अब इसके बाद जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ब्रिटिशर्स में जो है पहले से ही खबर फैल गई, गांधी जी जो है फिर अनशन पर बैठ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जब अनशन पर बैठते हैं तो मिल मालिकों पर भी दबाव लगाया जाता है, और मिल मालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं 25% सैलरी हाइक करने के लिए अपने वर्कर्स की, और साथ ही साथ उनको प्लेग बोनस देने की भी बात पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो थी, ये महात्मा गांधी की भारत में दूसरी जीत थी, उनके सत्याग्रह की दूसरी थी। इसके बाद जो है तीसरा सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्टिंग फेज में किया था, ऐसे तो कई सत्याग्रह किए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, इन सब में जो है महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये तीनों जो है ये उनके मुख्यतः किए गए सत्याग्रह हैं, जो उन्होंने स्टार्टिंग फेज में किया था, जब वो केवल बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े लोगों से नहीं मिले थे और जनता का समर्थन ही उनके पास था। उस वक्त जो है उन्होंने ये सारे आंदोलन किए थे। तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह क्या था, तो ये भी हुआ था 1918। लेकिन आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछता है, बोल देता है क्रम में सजाइए। तो सबसे पहला जो था वो हुआ था चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, और तीसरा जो है खेड़ा। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, केक, CAK, आगे का जो है उसको मत लिखिएगा ई, सिर्फ CAK लिखिएगा, केक से याद रख सकते हैं, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। तो अब खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अब इसमें क्या था, तो मुद्दा क्या था, तो 1918 साल जो था वो काफी खराब था। सूखा पड़ने की वजह से, काफी सूखा पड़ा था, 2-3 बार सूखा पड़ गया था उसके आसपास। किसानों की जो पूरी फसलें थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। और उस वक्त जो है तो किसान जो है वो मानते हैं प्लेग, ये टैक्स में रिफॉर्म्स वो चाहते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार की जो है नीति भी थी, उनकी गाइडलाइंस भी थी कि अगर टोटल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का 25% या उससे कम होता है, मतलब 1/4 जो प्रोडक्शन नॉर्मली होता था उससे अगर कम होता है, तो टैक्स में रिफॉर्म्स मिलेंगे और कई सब्सिडी दी जाती थी किसानों को। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से मना कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बोल दिया था उन्होंने सीधा कि कुछ नहीं मिलेगा भाई, चुपचाप से अपना काम करो, बकवास वकवास हम लोग नहीं सुनते। तो महात्मा गांधी जाते हैं खेड़ा, देखते हैं मजदूरों की हालत, इनकी जो है दिमाग जाती है घूम। महात्मा गांधी देखते हैं इतना खतरनाक,
प्लेग बोनस वो तो दिलवा दिया था इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन में, लेकिन यहाँ जब खेड़ा में देखते हैं तो किसानों के पास जो है खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है ब्रिटिश सरकार हाई से हाई टैक्स भेजते जा रही थी। टैक्स जो है देना अनिवार्य था, टैक्स में कोई रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, ना ही उसको कम किया जा रहा था। तो ये सब देखते हुए वहां पर क्या करते हैं, महात्मा गांधी बैठ जाते हैं फिर से क्या तो सत्याग्रह पर। लेकिन अब इस साल इस बार क्या होता है, इस साल में 1918 में जब बैठते हैं तो पूरे भारत में खबर फैल जाती है महात्मा गांधी बैठ गए हैं अनशन पे। अब जैसे ही अनशन बैठते हैं, उस समय तक क्या था कि महात्मा गांधी का अनशन पर बैठना एक बहुत ही खतरनाक चीज, खतरनाक बात के रूप में उभर गया था। ब्रिटिशर्स जो है इससे थर थर कांपते थे, क्योंकि इसमें जो है इनके पीछे काफी बड़ा हुजूम चलता था इनके साथ में। किसका, तो जनता का, इनको जनता का सपोर्ट काफी मिला था, महात्मा की उपाधि तो मिली हुई थी ही। आप लोग ये बताइए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, कमेंट में चलिए आंसर कीजिएगा। तो 1918 में गुजरात में जो है सूखा पड़ता है, भयानक सूखा, इतना सूखा कि किसानों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, जो बचा खुचा था उसी से जीवन यापन कर रहे थे। महात्मा गांधी जाते हैं, देखते हैं इनका तो हो जाता है दिमाग खराब, ब्रिटिशर्स पे इतना गुस्सा आता है कि बैठ जाते हैं अनशन पर। अब वहाँ क्या अनशन पर बैठते हैं, और महात्मा गांधी के अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिनकी प्रतिमा बनाई गई है कहाँ पर, तो गुजरात में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है महात्मा गांधी के गाइडेंस में नेतृत्व करते हैं किसका, तो खेड़ा सत्याग्रह का, जो कि बाद में जो है ये भी सक्सेसफुल हो जाती है। ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो जाती है कि महात्मा गांधी है बैठ जाएंगे अनशन पे, तो उनको फिर तो क्या है कि जवाब देना पड़ जाएगा काफी जगहों पर। इसीलिए वो इनकी जो भी डिमांड्स होती हैं वो मान लेते हैं। तो इस वीडियो में जो है अभी तक हमने पढ़ा महात्मा गांधी कैसे भारत में आए थे, कब आए थे, कितने तारीख को आए थे, ये जाना, और जो उनके महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन थे स्टार्टिंग फेज के, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। आइए आज जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी कब आए थे भारत, तो 9 जनवरी 1915। ये जो है ये अपने आप में सवाल है, सीधा पूछ देगा प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 आपको याद रखना है। फिर जो है 20 साल रहे थे कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में 20 साल रहने के बाद भारत में आए थे, ऐसा नहीं कि पहली बार आए थे, 1906 में भी पहले आ चुके थे, और कई कांग्रेस की मीटिंग भी इन्होंने अटेंड की थी। लेकिन परमानेंट जो आना जिसके बाद कि आ गए और फिर गए नहीं, वो पहली बार हुआ था 1915 में 9 जनवरी को। फिर क्या, तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चला के आए थे, वहाँ इनका नाम काफी अच्छा हो गया था, तो यहाँ भी इन्होंने वही मॉडल चालू कर दिया। यहाँ पर इनके राजनीतिक गुरु थे कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले। वो पहले इनको समझाते हैं कि पहले मामला का जो है इन्वेस्टिगेशन मामले की कर दो, जायजा ले लो मौके और इलाके का, उसके बाद जो है सत्याग्रह करना। तो फिर ठीक है देखते हैं। फिर आते हैं कौन, तो राजकुमार शुक्ला आते हैं, वो इनको इनवाइट करते हैं कहाँ, तो चंपारण आने के लिए। वहाँ हालत खराब थी, किसानों की टैक्स काफी थे, तो चंपारण में इंडिगो फार्मिंग से जो है किसान पूरी तरीके से बर्बाद होते जा रहे थे। इंडिगो से क्या है, खेत तो एक जो बंजर होते जा रही थी, और उल्टा वो जो थी एक कैश क्रॉप थी, खा तो सकते नहीं थे किसान, तो हालत और गंभीर। तो वहां जाते हैं चंपारण में, करते हैं आंदोलन, जीत जाते हैं। फिर उसके बाद अहमदाबाद में प्लेग बोनस दिलाते हैं किसको, तो मजदूरों और वर्कर्स को प्लेग बोनस दिलाते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट पेमेंट दिलवाते हैं। वहां भी इनकी जीत हो जाती है। और फाइनली जो है खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ डायरेक्ट बैठ गए थे अनशन पर। और क्यों हुआ था ये खेड़ा सत्याग्रह, तो इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त जो है काफी सूखा पड़ा था, जिससे जो है प्रोडक्शन खेती की बहुत ज्यादा कम हुई थी। एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है काफी अपने लो लेवल पर था, तो उसमें भी जो है हाई टैक्स लगाए जाते थे। जबकि सरकार का नियम था कि एक चौथाई भाग से अगर कम प्रोडक्शन होता है तो टैक्स में रिफॉर्म्स मिलेंगे, और जो भी टैक्स हैं जो पहले अधिक दर पर लगाए जाते थे तो उन सबको कम कर दिया जाएगा। तो ये थी केंद्र सरकार की उस समय जो थे ब्रिटिश सरकार, उसकी गाइडलाइन। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्लेग पड़ गया। प्लेग तो पहले पड़ा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय, यहाँ पर सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया, किसानों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं, हालत बद से बदतर। फिर भी जो है टैक्स इम्पोज किया जा रहा था, टैक्स पे टैक्स उठाए जा रहे थे। सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरा पैसा छापने में लगी हुई थी। तो महात्मा गांधी जाते हैं, देखते हैं इनका हालत हो जाता है खराब, और बैठ जाते हैं अनशन पर। किसको साथ में लेकर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके तरफ से नेतृत्व करते हैं किसका, तो जो भी हुजूम आए रहती है वहां पर उसका नेतृत्व, आंदोलनकारियों का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है।
तो उसके बाद जो है जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो ब्रिटिशर्स की खटिया खड़ी हो जाती है, हड़क जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि गांधी जी का नाम खतरनाक हो गया था कि ये अगर बैठे अनशन पर बैठे तो फिर ये जो है अपनी बात मनवा कर ही उठेंगे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता था। और फाइनली जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है 1947 में। उसके बारे में हम लोग आगे सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम लोग फाइनल फेज देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो उस वक्त हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो है इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो उसको आप जो है कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करेंगे। और लास्ट वीडियो और पिछले वीडियोस को अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आई बटन में भी लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, कहीं से भी ज्वाइन करो, कहीं से भी जाओ, लेकिन पढ़ाई करो। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात एक है कि आज जो है रेलवे द्वारा जारी कर दी गई है, क्या तो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन रेलवे ग्रुप के चेयरमैन ने अपने यूट्यूब चैनल पर का बताया है कि 15 दिसंबर से जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन की फॉर्म भरी गई थी, जिसके लिए जो है प्रोटेस्ट चलाया गया था, हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, तो वो जो है डिजिटल प्रोटेस्ट हमारा सक्सेसफुल साबित हुआ है। लेकिन ये जो है सफलता नहीं है, ये एक पड़ाव है। जब तक कि पूरा एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट होकर फेयर तरीके से ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक जो है हमें अपने आप को जीता हुआ नहीं मानना है। ये सरकार जो है हिसाब किताब वही करती है, लॉलीपॉप दिखा करके, केक उठा के ले जाने वाला हिसाब किताब है इनका। बच्चों को चुप कराने के लिए बस लॉलीपॉप थमा देती है, तो ये एक प्रकार का लॉलीपॉप ही है कि जो डेट दे दी गई है। तो लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई चालू रखिए, क्योंकि अगर 15 दिसंबर से एग्जामिनेशन शुरू हो गए तो ऐसे तो 90 दिन है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने दिनों से तैयारी हो रही है तो सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की हो चुकी होगी। तो इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की उम्मीद है, तो अपनी तैयारी छोड़िएगा नहीं, तैयारी अपनी करते रहिए। और इसके अलावा झारखंड जीके के भी हमारे कोर्स चल रहे हैं, वो भी देख सकते हैं आप लोग, वीडियोस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, करंट अफेयर्स के भी वीडियोस डाले गए हुए हैं। सबको जो है आप जाकर जरूर देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम जो है जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबली मंडे से आरआरबी एनटीपीसी का 90 डेज क्रैश कोर्स लाने वाले हैं जीके और जीएस के लिए, जो अगर आप देख लेते हैं तो उसमें जो है पर डे हम लोग एमसीक्यूज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गए, वो सब करके एक एक चैप्टर करके खत्म कर देंगे 90 दिनों में एग्जामिनेशन से पहले। तो उसके लिए जो है आप हमारे बेल आइकन दबा के रखिएगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।